नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख तीसरी वीडियो है। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए ये हमसे पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित कराए। तो तद्भव का मतलब क्या होता है? देखिए, तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से हूबहू शब्द लिए गए हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। और तद्भव क्या होता है? जो कि संस्कृत के जो शब्द आए हुए हैं उनमें विकार उत्पन्न हो गया। जैसे कि आज हम लोग हाथ बोलते हैं, तो हाथ एक्चुअल में संस्कृत शब्द हस्त का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी विकार उत्पन्न हुआ रूप है। तो जो शब्द संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं उन्हें तत्सम बोला जाएगा, और अगर उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो गया है तो उसे तद्भव बोला जाता है। तो तद्भव जो होता है वो बिल्कुल मानक शब्द नहीं होते हैं, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये विकार उत्पन्न हो गए रहते हैं। ठीक है, तो कुछ उसमें ऐसे भी शब्द होंगे जो कि मानक नहीं होंगे, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, तत्सम प्रधान शब्दावलियों से परिचित कराएं। अब देखिए, तत्सम प्रधान यानी कि जो शब्द हूबहू संस्कृत से लिए गए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को संस्कृत ही केवल पढ़ाया जाए, बच्चे को विज्ञान भी पढ़ाना है, अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा से प्रारंभ हो। अब संस्कृत जरूरी थोड़ी है कि सबकी मातृभाषा हो सकती है, इस वजह से संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करने वाली शब्दावली से परिचित कराना यहाँ पर निगेटिव होगा, क्योंकि जिनका संस्कृत मदर टंग होगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका मदर टंग संस्कृत नहीं होगा उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि तत्सम प्रधान संस्कृत की तरफ इशारा कर रहा है, और संस्कृत में पाठ्यपुस्तक नहीं हो सकती क्योंकि सभी की मातृभाषा संस्कृत नहीं होती है, या फिर यूं कह लें कि बहुत कम, ना के बराबर संस्कृत मातृभाषा होती है। इस वजह से यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखिए। यह भी बात बिल्कुल निगेटिव है। बच्चे को सरल से जटिल की ओर लेकर के चलते हैं, और ये पहले ही जटिल चुनौतियों की बात कर रहा है, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। अब दैनिक जीवन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है, मैं दो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा कक्षा 3 में है और एक और बालक है जो कि ग्रेजुएशन में है। ठीक है, देखिए, अब जो कक्षा 3 में बालक है वो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा होगा? जब 3 में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 साल का बच्चा होगा। अब 8 से 9 साल का बच्चा खेल वाले चीज़, विभिन्न प्रकार के गेम्स, विभिन्न प्रकार के जो भी गतिविधियां करते हैं उनसे संबंधित वो शब्दों के बारे में जान रहे हैं, और जिनके बारे में वो बात करते हैं उन्हीं शब्दावलियों के बारे में जान रहे होंगे। और जो ग्रेजुएशन का बच्चा है उनका जो मानसिक स्तर है वो कक्षा 3 से काफ़ी हाई होगा, कक्षा 3 से काफ़ी हाई होगा। और ये इनके इस एज ग्रुप में जो वो दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं वो उनमें काफ़ी एक तरीके से क्लिष्ट भाषा का भी वो लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में जो बच्चे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाला है वो अपने दैनिक जीवन से संबंधित उच्च भाषा को भी समझ सकता है, लेकिन जो कक्षा 3 में बच्चा था वो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए आसान भाषा को ही समझ पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए, यानी जिन शब्दों का प्रयोग वो दैनिक जीवन में कर रहे हैं उन पर आधारित पुस्तक होनी चाहिए। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। ध्यान से समझिएगा, बच्चों के भाषा विकास को करना है तो बच्चे को जितना इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, जितना बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, उतना ही बच्चे में भाषा का विकास किया जा सकता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा प्रयोग के लिए व्याकरणिक ज्ञान। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको व्याकरण का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बावजूद इसके वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा को ही मैं ले रहा हूँ, बहुत से बच्चे व्याकरण में बहुत अच्छे होते हैं, वो रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे होते हैं व्याकरण के परीक्षा में, लेकिन जब उनको कम्युनिकेट करने की बारी आती है तो वो हिचकिचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग ही नहीं कर रहे थे, उन्हें व्याकरण का ज्ञान था। तो देखिए, भाषा विकास का सबसे जो उच्चतम स्तर होता है वो ये माना जाता है कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करते हुए
अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो व्याकरण का ज्ञान होते हुए भी कोई बालक अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उस भाषा का प्रयोग करके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये भाषा विकास नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं है। क्योंकि सर्वाधिक आवश्यक क्या है, सर्वाधिक आवश्यक ये है, उच्चतम उद्देश्य ये होता है कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ना कि सिर्फ व्याकरणिक ज्ञान हो। व्याकरणिक ज्ञान लेकर के करेगा क्या जब बच्चा उस भाषा का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो व्याकरणिक ज्ञान निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिताएं, तो ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रतियोगिता हमेशा निगेटिव सेंस में आता है। प्रतियोगिता में क्या होता है, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार, विभिन्न प्रकार के शारीरिक अक्षमता वाले बालक हो सकते हैं। तो जब एक बहुत प्रतिभाशाली बालक है और उसका किसी बहुत कमजोर बालक से आप प्रतियोगिता कराएंगे, तो जाहिर सी बात है कमजोर वाला बालक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और प्रतिभाशाली बालक और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब कक्षा में कंपटीशन इस प्रकार का होता है और उसके नंबर्स की कंपेरिजन की जा रही होती है, तो बच्चा हीन भावना का शिकार हो सकता है कि एक तो मैं पहले से ही नहीं सीख पा रहा हूँ और ऊपर से कक्षा में मेरी बेइज्जती की जा रही है नंबर को कंपेयर करके। तो यहां पर जो प्रतियोगिता होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे हेल्दी कंपटीशन की बात करता तो वो मोटिवेशन का काम होता, लेकिन यहां पर हेल्दी कंपटीशन नहीं है, केवल प्रतियोगिता वर्ड यूज किया गया, इस वजह से ये निगेटिव है। चौथा देखिए, भाषा प्रयोग के लिए कार्य पुस्तिकाएं यानी वर्कशीट देने की बात की जा रही है। तो वर्कशीट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्कशीट से ज्यादा तो उसके बच्चे के बुक में ही दिया गया है भाषा के बारे में। तो बच्चा कहां खुद से पढ़ रहा है, बच्चे को जितना एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा उतना ही कम्युनिकेशन स्किल उसका डेवलप होगा। क्योंकि भाषा की सबसे उच्चतम जो उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए उस भाषा का प्रयोग कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 3 में इसकी बात की गई है, भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर, यानी भाषा को किस प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को बोलना है, उपयोग करके अपने आप को कम्युनिकेट करना है, जितना अवसर दिया जाएगा उतना ही बच्चे में भाषा विकास हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, यानी हिंदी भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है, सबसे उच्चतम स्तर यही होता है उद्देश्य में से, कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने विचारों को, अपने मौलिक विचारों को बोल करके अभिव्यक्त कर पाए। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास करना, यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास, इसमें भी पढ़ने तक सीमित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों में सदा दूसरों की बात सुनने की आदत का विकास, यह भी निगेटिव है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो तीनों विकल्प हैं अलग अलग भाषा के कौशल की बात कर रहे हैं। एक में सुनने की, एक में पढ़ने की, एक में लिखने की बात की गई है। जबकि भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, अगर कोई ऐसा विकल्प हो जिसमें सब आ जाए तो वो ज़्यादा हमारा एप्रोप्रिएट होता है। और वैसे भी मैं बता चुका हूं कि भाषा का उच्चतम जो उद्देश्य होता है वो अपने आप को बच्चा एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी उस भाषा में ये होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो गलत हो गया क्योंकि संकुचित था, क्योंकि भाषा के केवल एक कौशल की बात कर रहा था। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास। अब देखिए, बात हम लोग किस प्रकार से कह सकते हैं, या तो बोल करके या तो लिख करके। अब बोल करके अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, बोल करके अपनी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये वर्बल कम्युनिकेशन है, और अगर लिख करके बात को पहुंचाया जाए तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। देखिए, इन्हीं दोनों कम्युनिकेशन में भाषा के 4 कौशल आते हैं, जैसे कि सुनना, बोलना। जैसे कि मैं किसी बंदे से इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, तो मेरे से वाचन कौशल मेरे में विकसित हो रही है, और जब वो बंदा बोलेगा, जब आप मेरे प्रश्न का जवाब देगा या फिर हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो जब वो बंदा बोलेगा तो मेरे अंदर श्रवण कौशल का विकास होगा, क्योंकि मैं उसकी बातों को सुन रहा हूँ। और जब मैं रिटन कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो जब लिख रहा हूँ, कोई चिट्ठी लिख रहा हूँ या फिर कोई लेख लिख रहा हूं, तो मेरे अंदर लेखन कौशल का विकास होगा, और जब वहां से कोई चिट्ठी वापस आएगी या फिर उसका उत्तर मुझे मिलेगा, तो वहां से उसको जब मैं पढ़ रहा हूं तो पठन कौशल का विकास होगा। यानी कि कम्युनिकेशन में 4 कौशल की बात की जाती है, जो कि भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, यानी बात कहना किस प्रकार से कह सकते हैं, वर्बली भी कह सकते हैं और रिटन तौर पर भी कह सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा अनिवार्य सत्य है हिंदी भाषा की कक्षा में, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अधिक उच्चारण त्रुटियां, यानी कि बच्चे उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, तो ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एज ए टीचर आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो प्रोनाउंसिएशंस मिस्टेक हैं, जैसे कि कोई भी भाषा को बोलते समय अगर बच्चा उच्चारित कर रहा है, तो वो भविष्य में भी उस
उच्चारण त्रुटि को दोहरा रहा होगा, तो वहां पर एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी ये थी कि पहले बच्चे को सही तरीके से उच्चारण करके अपने द्वारा बोले गए शब्दों का अनुकरण करने के लिए बच्चे को कहा जाए, ताकि उच्चारण की त्रुटियां ये समाप्त की जा सके। क्योंकि आज जो बच्चा कुछ गलत सीख रहा है वो भविष्य में भी उसी शब्दों का प्रयोग करके, गलत प्रोनाउंसिएशन करके कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रहा होगा। तो ये उच्चारण त्रुटियां अधिक की जा रही है, निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मानक भाषा का प्रयोग। मानक भाषा हमेशा निगेटिव होता है, जहां पर भी मानक जुड़ जाए वो अधिकतर केस में निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? देखिए, इसलिए क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाए। अब बच्चा जब बोल रहा होगा, अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो उसमें हो सकता है कि कुछ तद्भव तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, या फिर कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाए जो मानक तौर पर नहीं थे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चा कम से कम अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस तो कर रहा है, यानी जितना ज़्यादा वो कम्युनिकेट करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें जो भाषा की उच्चतम उद्देश्य है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वो कर पाएगा जितना ज़्यादा उसको अवसर मिलेगा। अब मान लीजिए बच्चा बोल रहा है लेकिन उसने कुछ गलती कर दी, अब बार बार उसको आप टोक रहे हैं कि नहीं तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दी, तो इससे होगा क्या कि बच्चा अब प्रयास ही नहीं करेगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, वो उसे लगेगा कि बार बार मुझे टोका जा रहा है। इस वजह से मानक भाषा की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अचानक से बच्चे को मानक भाषा नहीं सिखाई जाती। आपको लग रहा होगा कि पहले विकल्प में भी मैंने त्रुटि की बात की थी और इसको निगेटिव क्यों मान लिया था, जब मैं दूसरे विकल्प में ये बोल रहा हूं कि अचानक बिल्कुल त्रुटियां समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि यहां पर अधिक उच्चारण त्रुटि की बात की जा रही थी, अधिक बहुत ज़्यादा अति होने की बात की जा रही थी, इस वजह से ये निगेटिव था। ठीक है, और यहां पर उच्चारण की त्रुटियों की बात की जा रही थी। उच्चारण त्रुटि में क्या होता है कि बच्चे किसी शब्द को सही तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहे हैं, उसकी बात की गई है। और दूसरे विकल्प में मानक भाषा का प्रयोग करने की बात की जा रही है, इस वजह से निगेटिव है मानक भाषा। क्योंकि अचानक से प्राइमरी स्तर के बच्चों को हम ग्रेजुएशन लेवल का जो लैंग्वेज स्किल होता है वो नहीं सिखा सकते। बच्चा धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू ही हो करके उस भाषा पर अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएगा। अचानक से मानक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अत्यधिक त्रुटियां, तो ये भी निगेटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा त्रुटियों की बात की जा रही है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बहुभाषिकता। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। कैसे? अब हिंदी की कक्षा चल रही है, अब उसमें ऐसे भी बालक हो सकते हैं जो कि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब का होगा, कोई बच्चा उड़ीसा का होगा, कोई बच्चा साउथ का होगा, तो साउथ वाला तमिल, तेलुगु, तमिल में मलयालम में से कोई भी भाषा बोल सकता है। कोई ऐसा बच्चा जो पंजाब से आया होगा वो पंजाबी बोल रहा होगा, कोई ऐसा बच्चा जो उड़ीसा से आया होगा वो उड़िया बोल रहा होगा। तो भले ही कक्षा हिंदी की है, भले ही कक्षा हिंदी की है, लेकिन वो बच्चा अभी हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। जब वो पहली बार विद्यालय में आया था तो वो अपनी मदर टंग यानी पंजाबी, उड़िया और मलयालम, तेलुगु, तमिल में से कोई भी एक भाषा का प्रयोग कर रहा था। अब उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चों के द्वारा जो भी उनकी मातृभाषा है उनमें ही उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। तो भले ही आप हिंदी के टीचर हैं, बावजूद इसके आपकी मजबूरी यह है कि बच्चा जो भी मदर टंग जान रहा है, चाहे वो उड़िया हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, जो कुछ भी जान रहा है उसमें उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। और यही बहुभाषिकता होता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है एनसीएफ 2005 के अनुसार। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय किस पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं कि भाषा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो बच्चे उस भाषा का प्रयोग करके अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, यानी कि जो अलंकार होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका प्रयोग बच्चे कम्युनिकेशन करने में कर रहे हैं या नहीं, इसका प्रयोग ये बोला जा रहा है। तो ये व्याकरण का पार्ट है, अलंकार। ठीक है, व्याकरण, इसके पहले वाले भी प्रश्न में आप लोगों ने देखा था व्याकरण का प्रयोग था, व्याकरण का ज्ञान था। तो बच्चा व्याकरण का ज्ञान रखता है या नहीं रखता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं उस भाषा का प्रयोग करके। ठीक है, तो यह विकल्प निगेटिव है। दूसरा देखिए, व्याकरणिक ज्ञान, फिर से व्याकरण आ गया। तो कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि व्याकरण तो पूरी तरीके से जान रहा है, लेकिन अगर उस भाषा का प्रयोग करते हुए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो ये भाषा का आकलन नहीं कहा जाएगा। क्योंकि भाषा के आकलन में यही देखा जाता है कि बच्चा उस भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर पा रहा है या नहीं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, साहित्यिक रचनाओं की जानकारी, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बच्चा भाषा प्रयोग की क्षमता, यानी बच्चा उस भाषा का प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कम्युनिकेट करने में, यही होता है। इसी के माध्यम से भाषा का आकलन करने पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट है, यही का सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। कोई एक बच्चा है जिसका नाम रेखा है, वो अपने
आपको हिंदी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, घबराहट महसूस कर रही है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि बच्चे का मदर टंग अलग हो सकता है बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल ना हो सकता है बच्चा भोजपुरी जान रही हो और हिंदी में नहीं बोल पा रही हो, इस वजह से उसे घबराहट महसूस हो रहा है। तो एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी है कि एनसीएफ 2005 जो बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है, बच्चा जिस भी मदर टंग में कंफर्टेबल है, चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना हो, बच्चे को भोजपुरी में बोलने का अवसर देंगे, यानी बच्चे की जो अपनी भाषा है उसमें उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए एज ए टीचर। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए, उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबराती है, निगेटिव है। आप किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर सकते या फिर शारीरिक या फिर शाब्दिक दंडों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो डांटना तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है, बिल्कुल निगेटिव है। रटना, याद करना, ये सभी वर्ड्स हमेशा निगेटिव होते हैं। पहला देखिए, रेखा को समझाएंगे कि वो घबराए नहीं, समझाने से थोड़ी काम चलेगा। बच्चा प्राइमरी स्तर का है, बच्चे जो कुछ भी करेंगे करके सीखेंगे। आपके बोलने से कि नहीं ऐसे नहीं होता, वो थोड़ी विश्वास करेगा या थोड़ी समझेगा। जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा भाषा का, जैसे मान लीजिए बच्चा हिंदी के बारे में कुछ जान ही नहीं रही है, बच्ची हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रही है, कुछ भी नहीं जान रही है, तो आपके समझाने से थोड़ी समझ जाएगी कि घबराना नहीं है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे, ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। यानी कि हो सकता है कि बच्चे की मदर टंग हिंदी ना हो और वो किसी और मदर टंग को जानती हो, तो बच्चा जिस भी मदर टंग में कंफर्टेबल होगा उसको उसी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने का जब आप मौका देंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चा सहज महसूस करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग संरचनावाद को समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जाए या फिर एनसीएफ 2005 की बात की जाए, दोनों संरचनावादी कक्षा की बात करते हैं। संरचनावादी कक्षा का मतलब ये होता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये पूर्णतः सत्य है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के पढ़ने लिखने में क्या सर्वाधिक सहायक है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाल साहित्य। बाल साहित्य में विभिन्न प्रकार के कार्टून्स, विभिन्न प्रकार की कहानियां, विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए रहते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है, जागरूकता उत्पन्न होती है और जिस भी काम में बच्चा रुचि ले रहा होता है वो उसको अर्थपूर्ण अधिगम करने में मदद करता है, या फिर रुचि लेगा तो उसको पढ़ने में तत्पर होगा। यही हमसे पूछा गया था, पढ़ने में बच्चों के पढ़ने लिखने में कौन सर्वाधिक सहायक है, तो बाल साहित्य इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक का विलंब से आना, बोझिल परीक्षाएं, पाठ्यक्रम का बोझ। देखिए, एक कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो ये कतई भी संभव नहीं कि 50 बच्चे हकलाएं। हो सकता है 1 या 2 बच्चा हकला रहा होगा आपकी कक्षा में। तो अगर ये सभी कारण होते हकलाने के, जैसे कि शिक्षक के विलंब से आना, बोझिल परीक्षाएं और पाठ्यक्रम का बोझ, तो अगर ये कारण होती तो सभी बच्चों पर इसका लगातार प्रभाव पड़ता, सभी बच्चों पर एक समान प्रभाव पड़ता। क्योंकि ये क्या है, ये इन्वायरमेंट है, बच्चे का वातावरण है। क्योंकि बच्चे का जो एक तरीके से पाठ्यक्रम है वो भी इन्वायरमेंट है, बोझिल परीक्षाएं भी इन्वायरमेंट है और शिक्षक का विलंब से आना ये भी इन्वायरमेंट है, यानी परिवेश का भाग है। तो जब एक ही परिवेश कक्षा के 50 बच्चों पर डाला जा रहा है, तो अगर इसका प्रभाव की वजह से अगर हकलाते हैं तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे हकलाते हैं। यानी ये हकलाना जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है, यानी व्यक्तिगत, अपने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, यानी कि इसका वातावरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल निगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सभी वातावरण के पार्ट थे। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आत्मविश्वास का अभाव। अब ये देखिए, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, यानी कि 50 में से अगर 1 या 2 बच्चा हकला रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तभी वो बच्चा हकला रहा था। यानी आत्मविश्वास का अभाव इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। बच्चे के हकलाने का कारण क्या हो सकता है? संभावित कारण यही हो सकता है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। मतलब कि एज ए टीचर आप अगर कोई लैंग्वेज बच्चे को टीचिंग करा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, तो उसमें आवश्यक गुण क्या है? तो एज ए टीचर आप उसकी पेडागोजी को समझ पाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेडागोजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि शिक्षा शास्त्र की समझ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी कि हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।